नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने आज अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इसका स्लोगन जेल का जवाब वोट से रखा गया है। आम आदमी पार्टी के कैंपेन वाले पोस्टर भी सामने आ गए हैं। इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। जैसा कि अमूमन आपने इन दिनों पीसी में या फिर महागठबंधन का जो रैली हुई थी उसमें भी ये तस्वीर आपने देखी होगी। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पहली बार ये कैंपेन लॉन्च हुआ है। जेल से लौटे सांसद संजय सिंह और पार्टी संगठन महामंत्री संदीप पाठक, प्रदेश संयोजक गोपाल राय, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आप नेता गोपाल राय ने इस मौके पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने चुना था, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए काम किया, दिल्ली की जनता अब इन्हें जवाब देगी। अभियान को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब भी अपना वोट देने के लिए जाइए तो अपने घर के बिजली के बिल को देखकर जाइए, बच्चे का चेहरा जिसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम केजरीवाल जी ने किया उसको देख के जाइए, घर के बुजुर्गों को देख के जाइए जिनके लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम हुआ, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, उन सब का चेहरा देखकर जाइए जिनको मुफ्त बस की यात्रा की सुविधा दी गई। तो मुझे लगता है कि अगर आप उनको याद करेंगे तो केजरीवाल जी को याद करेंगे और केजरीवाल जी को किस तरह से तानाशाही के कारण झूठे मुकदमे लगाकर जेल में रखा गया है इसको याद करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। ये अभियान घर घर तक पहुंचाएगा हमारा कार्यकर्ता। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं, लेकिन पार्टी ने चुनाव कैंपेन का आगाज कर दिया है। जेल का जवाब वोट से ये कैंपेन का अभियान शुरू हो गया और इस अभियान में सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो पोस्टर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल को जेल में दिखाया जा रहा है। साफ तौर पर पार्टी लगातार इस बात का जिक्र करती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर संजय सिंह हो या सौरभ भारद्वाज हो, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जब से जेल में है तब से ही पार्टी बेहद मुखर और यूं कह लें कि अग्रेसिव नजर आती है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और इन कॉन्फ्रेंस के जरिए कोशिश ये कि पार्टी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है कथित तौर पर शराब घोटाले मामले को लेकर, कम से कम उनका तो यही मानना है आम आदमी पार्टी का, उसको देश की जनता देखे और इसका जवाब दे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पहली बार ऐसा हुआ है उनकी सरकार में रहते हुए भी वो जेल में हैं और पार्टी का कैंपेन जो है वो लॉन्च हो गया। तो अपने आप में ये बड़ी खास तस्वीर इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ राजधानी दिल्ली में एक अलग ही सियासत चल रही है। मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के अन्य नेता प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, तो कई बार प्रोटेस्ट के जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार हमलावर नजर आते हैं। इन सब के बीच मेरी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ आयुषी मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयुषी, साफ तौर पर कैंपेन तो लॉन्च हो गया लेकिन खुद संयोजक अभी भी जेल में है। पहली बार ऐसा हुआ है कम से कम आम आदमी पार्टी के साथ। कितना नीरस ये कैंपेन रहा और कितना उत्साहित रहा, दोनों ही मामलों में आप मुझे जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जो कैंपेन आज आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है उस कैंपेन का नाम ही है जेल का जवाब वोट से, यानी कि उनके संयोजक भले ही जेल में हो लेकिन पार्टी जनता का समर्थन लेने में कामयाब होगी। और इसीलिए इस तरीके का जो नारा दिया गया है, कैंपेन का जो नाम दिया गया है जेल का जवाब वोट से, कैंपेन लॉन्च किया है आज आम आदमी पार्टी ने। और ऐसे में आपको बता दें कि जो जेल से अभी हाल में ही लौटे हैं संजय सिंह जो सांसद हैं, इसके अलावा पार्टी के संगठन मंत्री संदीप पाठक और प्रदेश संयोजक गोपाल राय, साथ में मंत्री सौरभ भारद्वाज, इन सभी ने मिलकर कैंपेन को लॉन्च किया। और जिस तरीके से पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, कहीं ना कहीं पार्टी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका आशीर्वाद और उनका साथ जेल से भी इनके साथ है और पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जनता के बीच में वो बनी रहे। और जनता का जो आशीर्वाद है, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि रविवार को ही इन्होंने भूख हड़ताल और सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखा था जिसमें पार्टी के तमाम कद्दावर नेता उपवास करते देर शाम तक। तो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में
लाने की कोशिश कर रही है। और इस कैंपेन का भी यही मकसद है अंकित, कि भले मुख्यमंत्री जेल में हो, भले अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी का चेहरा है, जिनको जनता पसंद करती है, वो भले जेल में हो, लेकिन वोट उनके जेल जाने से भी जनता का विश्वास मिलेगा। ये एक जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हो, जैसा कि मेरा सवाल भी है कि एक कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आती है, क्योंकि एक प्रमुख चेहरा जो है पार्टी का वो अरविंद केजरीवाल ही है। आप पंजाब भी जाइए, जब पंजाब में भी चुनाव थे तब भी अरविंद केजरीवाल कैंपेन में थे। हर राज्य में जहां जहां लड़ी है आम आदमी पार्टी, वहां पर मुख्य प्रचारक अरविंद केजरीवाल हैं। तो इसको भुना पाना आयुषी, आपको लगता है कि इतना आसान हो पाएगा कि जनता इसको डाइजेस्ट कर पाएगी कि एक मुख्यमंत्री जेल में है और वो सिंपैथी वोट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मिल पाएगा? देखिए, जनता अभी कहीं ना कहीं असमंजस में है, क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वहीं जनता के बीच आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता इस दुविधा में है कि कौन सही और कौन गलत। चुनाव का समय है और ऐसे में जनता को ये तय करना होगा कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या वो इससे सिंपैथी रखते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रेजेंट कर रही है, जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन हो, जहां पे लगातार उन्होंने कहा था कि जेल से सरकार चलेगी और जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आज के समय में जब मुख्यमंत्री जेल में है तो सरकार बिल्कुल वैसे ही चल रही है। अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई ऐसे आदेश दे चुके हैं जनता के लिए ईडी रिमांड से, जिससे ये प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जेल से चलाने में सक्षम है। लेकिन अब अगर बात कर ले कि सिंपैथी पर वोट मिलती है या नहीं, ये जनता पे पूरी तरीके से निर्भर करता है कि क्या जनता इस चीज को इस नजर से देख पाती है कि अरविंद केजरीवाल बिना भ्रष्टाचार के जेल में है, या फिर जनता इस चीज पर विश्वास करती है कि जिस नेता को उन्होंने इतना सराहा था, इतना माना था और वोट देकर भारी बहुमत से उन्हें दिल्ली में बैठाया था, वो नेता भ्रष्टाचारी हैं। तो इन दोनों पहलुओं पर जनता की अपनी नजर बनी हुई है और चुनाव दहलीज पर है। नतीजे जैसे ही सामने आएंगे वैसे ही जनता क्या विश्वास करती है और जनता क्या सोचती है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी कैसे भुनाने में इस चीज को लगी है, तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी अपने दूसरी पेशी में राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने साफ कहा था कि अगर उन्हें रिमांड पर लिया जाता है या उन्हें जेल भेजा जाता है, उन्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को इस नजर से भी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि इस मुद्दे को, मुख्यमंत्री के जेल जाने के मुद्दों को, क्योंकि देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, इसको वो जनता के बीच में इमोशनल तरीके से प्रेजेंट करे, जनता से ज्यादा सिंपैथी बटोर सके और साथ में एक जो समर्थन अभी तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ देखने को मिला है वो और मिले। जी आयुषी, तो साफ तौर पर जैसा कि आयुषी भी कह रहे हैं कि सिंपैथी कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है कि उसको चला सके, भुना सके। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी आपका ये तमाम जानकारी के लिए। आप विधायक दुर्गेश पाठक ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली आपकी आबकारी नीति मामले में आप विधायक को ईडी ने समन भेजा था। आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान दुर्गेश पाठक पार्टी के इंचार्ज थे। वो राजेंद्र नगर से विधायक हैं और 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आपके गठन के बाद से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यानी एक और नेता ईडी के पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राजेंद्र नगर से विधायक है दुर्गेश पाठक, जिन्हें बुलाया गया। और आपको बता दूं कि रामलीला मैदान में आपके गठन के बाद से ही, यानी जब अनाउंसमेंट हुई थी, वो तस्वीरें आपको याद होंगी, तब से लेकर अब तक दुर्गेश पाठक जो है साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र नगर से विधायक हैं और अब इनसे भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुला लिया। कथित शराब घोटाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इन दिनों ईडी के चक्कर ही काट रहे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अपने बयान उन्होंने जारी किया और इसमें कहा कि कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाओं की कमी देखी जा रही है। मैंने स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखित निर्देश दिए हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हम इस मामले में जमीनी स्थिति को जांच करने के लिए आगे की कार्रवाई प्रशस्त करेंगे। देखिए, कई दिनों से ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की कमी है। मैंने कई बार लिखित में डायरेक्शंस हेल्थ सेक्रेटरी
और मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी को दी है, और वो बार बार कह रहे हैं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। लिहाजा बड़ी अजीब सी बात है, आज एक प्रमुख अखबार में भी छपा है कि कुछ अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। इसके बावजूद आज सुबह ही मुझे मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने मिलकर कहा कि कोई दवाइयों की कमी नहीं है, सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो मैं आज दिल्ली विधानसभा में जवाब दूंगा कि अफसरों ने मुझे ये कहा है, और मुझे लगता है कि ग्राउंड सिचुएशन हम चेक कराएंगे खुद। अनिल विज के पार्टी छोड़ने को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी के नेता अनिल विज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, यानी जिसको पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, अब एक्स कहते हैं, प्रोफाइल पर नाम के आगे से मोदी का परिवार उन्होंने हटा लिया है, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार और तेजी से गर्म हो गया है, यानी आग को हवा मिल गई है। और इसी की सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोदी परिवार का हिस्सा हूं और बीजेपी का ही कट्टर समर्थक हूं। मैंने अपनी विचारधारा कभी किसी से नहीं छिपाई है। आप सबको पता है कि मैं एक्स मंत्री हो गया हूं, और सारे जहां पर मेरा नाम पहले लिखा हुआ है उसको चेंज करना पड़ता है, और मैं करता जा रहा हूं धीरे धीरे। तो कल मैंने जब एक्स पर मैं नाम चेंज करने लगा, तो वो जो उसमें उसकी एक सीमा होती है अक्षर आने की, वो उससे सीमा ज्यादा हो गई, तो उसमें वो आ नहीं रहा था किसी भी प्रकार से, एक्स लिखने से उसमें वो नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वहां से निकाल के और नीचे बायोडाटा में लगा दिया। वो तो मैं हूं ही मोदी परिवार का, और मैं तो कई बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं। ये खून भी निकलेगा ना, वो भी बीजेपी बोलेगा। अनिल विज ने सफाई तो दे दी, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जब नाम लिखते हैं तो उसमें जगह रहती है। वो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो प्रोफाइल में नीचे बायो में लिखा जाता है, जिसकी वो जिक्र करने की लिमिट होती है। बिहार के पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आ गया, जहां उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी और उनकी गैंग ने इतने लोगों को मारा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि क्या अखिलेश यादव कभी पीड़ितों के यहाँ गए हैं या फिर कभी वहां जाने का सोचा भी है। इसे कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। इसीलिए यूपी की जनता प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को पसंद करती है अखिलेश की जगह। मुख्यमंत्री ये बात, और संदेश खाली में क्या कर रही थी ममता जी? उनकी पुलिस महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही थी, तो क्या कहती हैं वो? ये कौन सी भाषा है? मुख्यमंत्री ये बात करे? चुनाव आयोग को इसका नोटिस देना चाहिए। वो भय, खौफ और थ्रेट का वातावरण बना रही है। बिहार में पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का बयान सामने आ गया। वहीं उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी जनता के प्रत्याशी होते हैं, जन प्रत्याशी के रूप में लोगों के मन में जगह बनाई है। देश में जाति धर्म की राजनीति खत्म हो। दल अपने अहंकार के चलते एनडीए को मजबूत करना चाहते थे। पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पूर्णिया चाहती थी कि पप्पू ही चुनाव लड़े। और देश 130 करोड़ के लोगों के दिल में मैंने जगह बनाया है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है कि इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो, और दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं, और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। सुजलपुर में विगत दिवस पूर्व 3 नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी की एफआईआर शहर के मंडी थाने में दर्ज हुई थी। उसी को लेकर शहर के वरिष्ठ पत्रकार गोविंद जोनवाल द्वारा अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज पर खबर का प्रकाशन किया गया था। लेकिन जब खबर वायरल हुई, खबर को देखकर उज्जैन के जीआरपी थाने को इसकी सूचना लगी, तो तीनों नाबालिग बच्ची को उज्जैन से दस्तयाब कर लिया गया और सुजालपुर मंडी पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन उक्त प्रकरण में अपनी पुरानी रंजिश को आधार बनाकर सुजालपुर पुलिस ने गलत जानकारी के चलते भ्रामक जानकारी फैलाने का मामला
पंजीकृत कर लिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के चलते पत्रकार पर ही मामला दर्ज कर लिया है। कुछ रोज पहले 3 बच्चे कृष्णनगर से सुजालपुर से गायब हो गए थे 5 बजे के समथिंग। तो मेरा खुद का चैनल है सत्य की खोज, उस पर मैंने खबर चलाई थी, उनके माँ बाप मेरे पास आए थे कि आप पत्रकार हैं, हमारे बच्चों को ढूंढने में मदद कीजिए। तो मैंने वो खबर वायरल की थी। वायरल करने के बाद धारा अभी 144 लग रही है। तो कुछ दिन वो वीडियो मेरा वायरल हुआ और सीआरपीएफ ने काफ़ी मदद करी और रेल वालों ने काफ़ी मदद करी। उस वीडियो के द्वारा उन बच्चों को ढूंढ के लाए। तो ढूंढ के लिया है। तो इसमें क्या हुआ कि 1-2 रोज बाद दूसरे 2 तारीख को मेरे खिलाफ 188 की एफआईआर कर दी पंजीबद्ध यहाँ सुजालपुर मंडी थाने में। आज मुझे यहाँ बुलाया सुजालपुर मंडी थाने में, कहा है कि आपको चालान पेश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, सुबह का बैठा हूँ। ना तो टीआई साहब का पता है और ना तो एसडीओपी का, ना चालान का। मैंने बोला चालान पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह थोड़ी सी सेवा पानी करना पड़ेगा, चाय पानी का करना पड़ेगा। पिछौर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी के पुत्र दिनेश लोधी का इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने को और कांग्रेस से आने वालों को रुपए कमाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में दिनेश लोधी ने यह भी कहा है कि उनके पिता अच्छे हैं लेकिन कान के कच्चे हैं। आपको बता दें कि दिनेश लोधी आए दिन किसी न किसी विवाद में सुर्खियों में रहते हैं। पिता प्रीतम पिछोरे से भाजपा के टिकट पर विधायक है, तो वहीं दिनेश लोधी कांग्रेस में थे। रायबरेली में गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग जाती है। आग लगने से 10 बीघा फसल जलकर खाक हो जाती है। इतना देख किसानों में हड़कंप मच जाता है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर तो किसी तरह काबू पा लिया, लेकिन पूरा मामला सालौन थाना क्षेत्र के मंदीपुर का बताया जाए। तस्वीरें आपके सामने। यूपी के कासगंज के सोरो तीर्थ नगरी में सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं के साथ गंगोत्री की पवित्र धारा में आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति के लिए स्नान किया है। वहीं भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पूरे रोड स्टॉप से लेकर नदी के किनारे की गई थी। टीवी 27 न्यूज। इस समय मैं आज मौजूद हूँ जनपद कासगंज के सोरो नगरी में। सोरो नगरी में ये कहा जाता है कि सोरो जो नगरी है वो एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हजारों संख्या में आज सोमवती अमावस्या है। इसके रहते हुए हजारों संख्या में आज बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आज आए हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाना चाहें कि आज सोमवती अमावस्या है और इसके हजारों श्रद्धालु यहाँ अपनी श्रद्धा भाव से आए हैं। और इनकी जो श्रद्धा है, कुछ श्रद्धालु अपने श्रद्धा लेकर आए हैं और कुछ अपने जो पाप धुलने के लिए आए हैं। तो सोरो जी के बारे में बताएंगे कि सोरो जी एक भारतीय कवि तुलसीदास जी का जन्मभूमि है और वही तुलसीदास जो रामचरितमानस की रचना की थी। और बात करते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं से जो बहुत जनपदी कई जनपदों से आए हैं और कई राज्यों से आए हैं। तो बात करने की कोशिश करेंगे कि ये श्रद्धालु लोग हैं वो कहाँ से आए हैं। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए? मैं कासगंज डोरी। तो आप यहाँ शोरूम में आए हैं, तो आपका क्या है भावना? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये अच्छा लग रहा है। किस भावना को लेकर आप आए हैं? भावना को क्या लेके आए? अब दिक्कत थी थोड़ी, अब दिक्कत सही हो गई थी। बोला था आज जाने का, तो अब आए गंगा नहाने के लिए। ठीक, जैसे कि देखा कि लोगों की कुछ श्रद्धा है कि हमें जिस श्रद्धा भाव से आना है और कुछ जिनकी मनोकामना है वो पूरी हो गई है, वो भी लोग यहाँ पर आए हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या है इनकी श्रद्धा और किस भाव से आप आए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सर आशीष। आशीष, कहाँ से आए आप? जी सर, मिर्जापुर। मिर्जापुर। तो आशीष जी ये बताइए कि आप जिस तरह यहाँ शोरूम में स्नान के लिए आए हैं तो किस भावनाओं के साथ आए हैं आप? क्या है आपका? सर हम यहीं रहते हैं काफ़ी टाइम से और हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से रहते हैं। हमें अच्छा लगता है यहाँ पर और हम लोग यहाँ के भावना नहीं समझ सकते, जो बाहर के लोग हैं वो समझते हैं यहाँ के, जैसे राजस्थान। अच्छा, सोरो जो तीर्थ नगरी घोषित है उसके बारे में आपको क्या है मतलब जानकारी है? सर जानकारी नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो देखा यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि ये सोरो जो नगरी है
वो काफी विख्यात है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसको तीर्थ नगरी घोषित किया है और इसमें काफी विकास भी हुआ है। कैमरामैन मैं कुणाल के साथ मैं श्री किशन। लोकतंत्र के महापर्व की सबसे सुंदर तस्वीर मध्य प्रदेश के उमरिया से सामने आई है, जहां 108 साल की बुजुर्ग महिला धुरकी बाई ने अपने घर से ही मतदान किया। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और 85 साल से ज़्यादा उम्र वाले मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा दी है। जिन मतदाताओं ने घर से मतदान करने के लिए आवेदन किया था, उन्हें ये सुविधा दी जा रही है। इसी दौरान तुर्की बाई ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 19 अप्रैल मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान अवश्य करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सिवनी जिले में लखनादौन विधानसभा के धनौरा गांव में जनता को संबोधित इस मौके पर करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के दौरे पर प्रशासन मुस्तैदी से सुरक्षा में मुस्तैद नजर आता है। सुरक्षा के चाक चौबंद इस मौके पर इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच जिम्मेदारों की लापरवाही से पार्टी की फजीहत भी सामने आई। दरअसल राहुल गांधी की रैली से एक दिन पहले मंच पर मुख्य बैनर लगाया गया था और इस बैनर में कांग्रेस के दिग्गज की फोटो लगाकर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही थी और इस बैनर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चूक कर दी। जिस लोकसभा में कांग्रेस अपने प्रत्याशी और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही थी, उसी बैनर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई है। हालांकि बाद में उस पर दूसरा फोटो चिपका दिया गया है। आदिवासी वोटरों को साधने के लिए चुनाव प्रचार के रण में राहुल गांधी भी नजर आए हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। यहां सिवनी जिले के धनौरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आदिवासी का मतलब मूल मालिक है। पहले मालिकों को देश के धन, जल, जंगल और जमीन पर अधिकार देना चाहिए। यह विचारधारा की लड़ाई है। आदिवासियों का गठन, देश की 8% आबादी, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों का कोई भी मालिक आदिवासी नहीं है। भारत सरकार में 30 लाख रिक्तियां हैं। भाजपा के लोग उन्हें आपको नहीं देने वाले हैं। जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब, अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली के योगपुरा रोड में स्थित कारखाने की दूसरी मंजिल में लैपटॉप फटने से भीषण आग लग जाती है। आग लगने से ऑफिस में रखे लाखों का सामान जलकर राख हो जाता है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी आप देखते रहिए TV27 न्यूज़।